प्रतिदिन एक टॉपिक में आज का मेरा टॉपिक है अंधेरे में भाग 3 की व्याख्या पूरी नहीं कर पाऊँगी। 5 मिनट का मेरा वीडियो होता है तो परिचय ही प्राप्त करेंगे। इस भाग में काव्य नायक अपने कमरे में लेटा हुआ है। हमने पिछले भाग में देखा कि काव्य नायक मैं की चेतना जागृत हो चुकी है। वो उठता है और दरवाज़ा खोलता है, यानी वो अपने अंतर अवचेतन मन के द्वार को खोलता है और उसकी उज्ज्वल चेतना उसे प्रेरित करती है कि जाकर जन सामान्य से तादात्म्य स्थापित करो। वो सोच रहा है, क्या मेरी चेतना सचमुच में जागृत हुई है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो सोचता है कि मेरे जो आत्मा का दिया है वो समय को आलोकित कर रहा है, लेकिन जब वो समय को समाज को देखता है तो उसे हर जगह बस जड़ता ही जड़ता दिखाई देती है। वो सुनने का प्रयास करता है, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूर कहीं कुत्तों सियारों की आवाज़, कहीं रेल के पहिए की आवाज़। उसके मन में शंका व्याप्त होती है, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए। इस किस्म का विचार आना ये दिखाता है कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति शासन व्यवस्था के दबाव से हमेशा इस तनाव में रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना घटित हो जाए। वो लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखता है, सोचता है कि किस प्रकार टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस में संदेश दिया था। उस पुस्तक के बारे में सोचता है और आज के समय में उनका जो संदेश है कितना निरर्थक और खोखला साबित हो चुका है, ये देखता है। इसके आगे वो सुनता है एक जुलूस की आवाज़। दूर कहीं से जुलूस या बैंड की आवाज़ ज़ोर से कभी धीमे स्वर में सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो काली सड़क है और दूर कहीं नीली लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। ये जुलूस है जिसे देखकर उसके मन में आशा बनती है, लेकिन जैसे ही वो जुलूस पास आता है तो उस बैंड दल में जो लोग हैं उनकी जो ड्रेसेस हैं उसका प्रतीकात्मक चित्रण करके समझाया गया है कि इस बैंड दल ने काली जरीदार ड्रेस पहनी है और बैंड दल का भी एक प्रतीक है। बैंड दल वो है जो हमारे मन के पसंद के गानों को हमारे लिए बजाते हैं। उनके स्वयं के कोई विचार या भाव नहीं होते। इसी प्रकार ये जो बैंड दल है ये शासन व्यवस्था की कठपुतली है और उन्हीं के इशारे पर बजा रहा है, नाच रहा है। इस बैंड दल के पीछे काले घोड़ों पर का एक सैनिक जत्था भी है, यानी ये व्यवस्था का प्रतीक है जो इस पर नियंत्रण कर रहा है, इस बैंड दल पर। इस बैंड दल में शामिल लोग काव्य नायक के जाने हुए हैं, कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार भी हैं। यानी ये दिखाता है कि किस प्रकार शासन व्यवस्था की कठपुतली बनने के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए, कुछ पेट के लिए, सुविधाओं के लिए जो पत्रकार हैं वो भी अपने मूल्यों से समझौता करने पर विवश हैं। उनके पीछे हथियारबंद सैनिक हैं और उनके भी पीछे आधा मुंह गेरुआ लाल और आधा मुंह कोलतारी भैरव बताया गया है। घोड़े पर मिलिट्री ड्रेस पहने कुछ सैनिक या फिर व्यक्ति हैं जो कि उच्च चेतना वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों ने भी अपनी मन स्थितियों से समझौता कर लिया है। इसमें कवि बताते हैं कि इसमें हैं प्रतिष्ठित कविगण, आलोचक, प्रकांड विद्वान, सैनिक, उद्योग मंत्री, यहाँ तक कि शहर का ख्यात डोमाजी उस्ताद भी इसमें शामिल है। हाय, इस वक्त ये कितने डरावने लगते हैं। इनका वास्तविक रूप आज सामने आ चुका है। इनका उद्देश्य आज निखर कर बाहर आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने भी दोहरे व्यक्तित्व को धारण कर लिया। आदर्श के रूप में जो ये कहते हैं, इनकी हकीकत इससे कितनी अलग है यह स्पष्ट है। जिसका एक कारण ये भी है कि आज के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव है और व्यवस्था के आतंक के कारण भी ये अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। काव्य नायक सोच ही रहा होता है कि जुलूस में से एक व्यक्ति की नज़र काव्य नायक पर पड़ती है और वो चिल्लाता है कि मारो गोली दागो साले को। हम अंधेरे में दुनिया से छुप छिपा कर चल रहे थे कि इसने हमें देख कैसे लिया।
काव्य नायक डर कर भागता है और जब वो स्वप्न से बाहर आता है सोचता है कि किस प्रकार जो ये बड़े बड़े सफ़ेद पोश नौकरी पेशा के लोग दिन में अपने घरों दफ्तरों में षड्यंत्र करते हैं और रात को यही लोग जुलूस में निकल पड़ते हैं। तो अतः ये पूरी स्टोरी है और आधुनिक युग की विसंगतियाँ, विडंबना, व्यवस्था सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। मुझे एक्स्ट्रा कुछ कहना क्यों नहीं आता, मैं सिर्फ काम की बात कह पाती हूँ। ओके, अभी वैसे भी अपने स्पीच को बेहतर करने की कोशिश ही कर रही हूँ, तो इतना भी ठीक है, हो ही जाएगा धीरे धीरे। कौन सा मैं चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारा व्यू मिले, ऐसा हो वैसा हो, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।